1982 के एसएटी एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा था जिसका कोई भी स्टूडेंट सही आंसर नहीं दे पाया। वो क्वेश्चन है कि सर्कल ए की रेडियस सर्कल बी की रेडियस का 1/3 है। फिगर में दिखाई गई पोजीशन से शुरू करते हुए सर्कल ए सर्कल बी की परिधि पर घूमता है। कितने रोटेशन के बाद सर्कल ए का सेंटर पॉइंट अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा? ऑप्शंस हैं ए 3/2, बी 3, सी 6, डी 9/2 और ऑप्शन ई 9। एसएटी एग्जाम कुछ इस तरह से सेट किया जाता है कि स्टूडेंट्स को 30 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी कि हर सवाल के लिए लगभग 1 मिनट का टाइम। वीडियो को पॉज करिए और एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आपने क्या आंसर निकाला? मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर नहीं है। जब कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है तो उनका आंसर होता है ऑप्शन बी यानी कि 3, क्योंकि छोटे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr होगा और बड़े सर्कल की रेडियस छोटे सर्कल की रेडियस का 3 टाइम्स है, तो बड़े सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2π3r होगा। तो लॉजिकली इसका आंसर 3 होना चाहिए, जिस वजह से सभी 300,000 स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ऑप्शन बी चूज किया। पर यह आंसर गलत है और इसी के साथ ही ऑप्शन ए, सी, डी और ई भी गलत है। टेस्ट पेपर बनाने वाले राइटर्स को भी यही लगा था कि 3 ही इसका सही आंसर है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शंस में था ही नहीं। एसएटी एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसे यूएस, कनाडा, यूके जैसे कंट्रीज में कॉलेज एडमिशन के लिए हर स्टूडेंट को देना होता है, और इस टेस्ट पेपर में ऐसी गलती का होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये वो एग्जाम है जो एक स्टूडेंट का पूरा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। उस समय के न्यूज़पेपर में भी इस एग्जाम को लेकर लिखा जाता था कि अगर आपको किसी मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया है तो उसके लिए आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अपना एसएटी एग्जाम ही खराब कर दिया तो आपकी लाइफ एक प्रोडक्टिव सिटीजन के रूप में खत्म हो जाएगी। 3 लाख बच्चों में से केवल 3 स्टूडेंट्स, सिवन करथा, ब्रूस टाउब और डग जंगरीस ने इस एरर के लिए कॉलेज बोर्ड को लेटर लिखा। तीनों ही इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थे कि दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी आंसर सही नहीं है। मैंने कंपटीशन के लिए बहुत सारी मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व की थी जब मैं यंग था। शायद मैंने हजारों प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी, और मैं इस सवाल को पढ़कर हैरान रह गया कि इसे कितनी गलत तरीके से लिखा गया है। लेकिन मैंने इसका आंसर 3 ही चूज कर लिया, क्योंकि मुझे लगा टेस्ट टेकर्स ऐसा ही चाहते थे। टेस्टिंग एजेंसी का कहना था कि तीनों स्टूडेंट्स ने ये नहीं कहा कि हम इस क्वेश्चन का कोई ऑल्टरनेट आंसर लेकर आए हैं, बल्कि उन्होंने सारे दिए हुए ऑप्शंस को सीधा गलत बताया। इन तीनों का आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसा था, हमारे पास सेम सर्कमफ्रेंस के 2 कॉइन्स हैं, तो लॉजिकली जब हम एक कॉइन को दूसरे कॉइन की परिधि पर घुमाते हैं तो इसे सिर्फ एक रोटेशन करना चाहिए। इसे ट्राई करके देखते हैं। पर अभी हम दूसरे कॉइन की केवल आधी परिधि तक ही चले हैं और इस कॉइन ने अपना एक रोटेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, और आप देखेंगे कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए इस कॉइन ने 2 रोटेशन लिए, जबकि दोनों कॉइन्स का सर्कमफ्रेंस एग्जैक्ट सेम है। आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इसे हम कॉइन रोटेशन पैराडॉक्स कहते हैं, और यही पैराडॉक्स इस क्वेश्चन पर भी अप्लाई होता है। अब मैं यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 सर्कल ले लेता हूं। सर्कल बी का रेडियस सर्कल ए के रेडियस का 3 टाइम्स है। हम सर्कल ए को सर्कल बी की परिधि पर घुमाते हैं तो हम देखेंगे कि सर्कल ए 1, 2, 3 और टोटल 4 रोटेशन कंप्लीट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 3 नहीं बल्कि 4 है। हम इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। मैं सर्कल बी के सर्कमफ्रेंस की लेंथ का एक रिबन ले लेता हूं। अब मैं इस रिबन को एक स्ट्रेट लाइन में रखकर सर्कल ए को इस पर घुमाता हूं तो आप देखेंगे कि इसने केवल 3 ही रोटेशन लिए। इसका मतलब है सर्कुलर शेप में हमें एक रोटेशन एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप सर्कल बी और सर्कल ए के सर्कमफ्रेंस का रेशियो निकालकर उसमें एक रोटेशन ऐड कर दीजिए। लेकिन एक बार हम इसे सर्कल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सर्कल पर एक लाइन बनाकर 1, 2 एंड 3 आप देखेंगे कि सर्कल ए 3 ही रोटेशन में अपने फर्स्ट पॉइंट पर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम कॉइन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये भी एक ही रोटेशन कंप्लीट करता है। इस सवाल का शायद एक और आंसर हो सकता है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो इस पर लिखा है कि सर्कल ए अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए टोटल कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, और साइंस के अकॉर्डिंग रेवोल्यूशन का मतलब है
जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट में घूमता है तो उसे रेवोल्यूशन यानी कि परिभ्रमण कहते हैं। जैसे अर्थ अपनी एक्सेस पर रोटेट करती हुई एक साल में सन का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सर्कल ए अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए सर्कल बी का केवल एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। लेकिन रेवोल्यूशन की एक और डेफिनेशन है, जब कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पर घूमता है तो उसे भी रेवोल्यूशन कहते हैं। तो हम सीधे तौर पर यह भी नहीं कह सकते कि इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। मैंने कुछ और लोगों से भी डिस्कस किया कि सवाल में कोई मिस्टेक है, तो उन्होंने कहा कि क्या फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस को लेटर लिखा और कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि यू आर करेक्ट अबाउट इट। क्वेश्चन के 3 पॉसिबल सोल्यूशन दिखाए जाने पर कॉलेज बोर्ड ने अपनी गलती को पब्लिकली एक्सेप्ट किया और 3 लाख बच्चों के मार्क्स को ठीक किया। वो जानते थे कि क्वेश्चन का इंट्यूटिव आंसर 4 है, लेकिन इसे लॉजिकली प्रूव करना मुश्किल था। अकॉर्डिंग टू डग जून रीस, सर्कल ए द्वारा कंप्लीट किए गए टोटल रोटेशन काउंट कॉन्टैक्ट पॉइंट के द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस के इक्वल होता है। डग की एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हमें पहले थोड़ी फिजिक्स समझनी होगी। जब कोई टायर अपने एक्सिस पर घूम रहा हो और हमें यह बताना हो कि वो टायर कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, तो हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। हम टायर के रिम पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि टी टाइम में ये पॉइंट कितना एंगल बना पाता है। जैसे घड़ी की मिनट की सुई 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम होता है, जहां पर थीटा चेंज ऑफ द एंगुलर पोजीशन होता है। इस केस में टायर के सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि सेंटर पॉइंट अपनी जगह पर रहता है। बट जब टायर किसी सरफेस पर रोल करता है तब टायर अपने एक्सेस पर तो घूमता ही है, लेकिन यहां पर उसका सेंटर पॉइंट भी मूव करता है, जिससे सेंटर पॉइंट में भी एक लीनियर वेलोसिटी आ जाती है और हमें पता चलता है कि टायर कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। सेंटर पॉइंट में कोई भी एंगुलर चेंज नहीं होता, इसलिए इसकी वेलोसिटी लीनियर होती है। लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर इज इक्वल टू ओमेगा इनटू रेडियस। जिस पॉइंट पर सरफेस और टायर की रिम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस पॉइंट पर रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि जिस वेलोसिटी से सेंटर पॉइंट आगे जाता है उसी वेलोसिटी से रिम का पॉइंट कॉन्टैक्ट पॉइंट पर पीछे की तरफ आता है। इस वजह से कॉन्टैक्ट पॉइंट पर रिम का पॉइंट रेस्ट पर होता है और रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो डग की एक्सप्लेनेशन ऐसी थी। डग ने कहा, जब छोटा सर्कल बड़े सर्कल के रिम पर मूव कर रहा है तो हम इसे 2 पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, यानी कि हमारा पर्सपेक्टिव जो कि रियल व्यू है, और दूसरा अगर हम छोटे सर्कल के पर्सपेक्टिव से देखें, और इसके लिए अगर हम छोटे सर्कल के सेंटर पर कैमरा लगा दें तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। अब जब हम रियल व्यू में देखते हैं तो सपोज करो छोटा सर्कल v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि सर्कल स्लिप नहीं कर रहा है। अब हम कैमरा व्यू में देखें तो छोटे सर्कल का सेंटर पॉइंट मूव नहीं करता और इस केस में सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी और कॉन्टैक्ट पॉइंट पर वेलोसिटी -v होगी। तो अगर कैमरा व्यू में कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी और रियल व्यू में सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी दोनों इक्वल है, तो उनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस भी इक्वल होगी। यानी कि छोटे सर्कल का सेंटर पॉइंट जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतनी ही डिस्टेंस कैमरा व्यू में देखने पर कॉन्टैक्ट पॉइंट मूव करेगा। इस प्रॉब्लम में छोटे सर्कल का सेंटर पॉइंट रेडियस 4 के सर्कल के रिम पर घूमता है, तो सेंटर पॉइंट द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस 8 पाई होगी और यह सर्कल 8 पाई की डिस्टेंस कवर करने के लिए 4 रोटेशन करता है, जिसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई है और 4 रोटेशंस इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 8 पाई। और ये एक्सप्लेनेशन सारे शेप्स पर सही वर्क करता है, फिर चाहे हम कोई ट्राइंगल शेप लें या फिर कोई भी रैंडम ब्लॉब शेप। सर्कल के सेंटर पॉइंट द्वारा कवर की गई डिस्टेंस सर्कल द्वारा लिए गए रोटेशंस के इक्वल होती है। सो टोटल रोटेशंस पता करने के लिए हमें सेंटर पॉइंट द्वारा कंप्लीट की गई डिस्टेंस पता करनी होगी एंड देन उसे सर्कल के सर्कमफ्रेंस से डिवाइड करिए। और कॉइन पैराडॉक्स के लिए हमारा पहला सोल्यूशन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बी डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ए प्लस 1 डग की एक्सप्लेनेशन का ही शॉर्टकट है। सपोज एक सर्कल एक ट्राइंगल पाथ पर रोल करता है, तो सर्कल का सेंटर पॉइंट ट्राइंगल के कॉर्नर के आउटसाइड रोल कर रहा है, जो सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है, और ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस उतनी ही होती जितना कि सर्कल का एक सर्कमफ्रेंस। सो अकॉर्डिंग टू दिस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द शेप प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने के लिए हमें इसे सर्कल के सर्कमफ्रेंस से डिवाइड करना होगा। और अगर हम सिचुएशन बदल देते हैं, यानी कि सर्कल किसी शेप के इनर साइड रोल करता है, तो इस केस में तो सर्कल पॉइंट द्वारा ट्रैवल की गई डिस्टेंस निकालने के लिए हमें शेप के पेरीमीटर के साथ हमें सर्कल के सर्कमफ्रेंस को ऐड करने की बजाय माइनस करना होगा। और अगर सर्कल किसी फ्लैट लाइन पर रोल करता है, तो इस केस में सेंटर पॉइंट द्वारा ट्रैवल की गई डिस्टेंस
लाइन की लेंथ के इक्वल होगी। यही सेम प्रिंसिपल एस्ट्रोनॉमी में टाइम को जानने के लिए जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि अर्थ को अपने एक्सिस पर रोटेट करते हुए सन का चक्कर लगाने में 365.24 सोलर डेज लगते हैं। लेकिन ये तब होता है जब हम इसे अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन अगर हम इसे आउटर पर्सपेक्टिव से देखें तो अर्थ एक रोटेशन एक्स्ट्रा लेती है। दैट मीन्स 366.24 डेज। इसे हम साइडेरियल ईयर या तारकीय वर्ष कहते हैं, यानी कि तारों के पर्सपेक्टिव से काउंट किए गए रोटेशंस। हम साइडेरियल को इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि इससे अर्थ में डे और नाइट का टाइम चेंज हो जाएगा। इसे हम अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में समझेंगे और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि साइडेरियल टाइम यूज करके एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस में ऑब्जेक्ट्स को कैसे ट्रैक करते हैं। 1982 में SAT एग्जाम के इस क्वेश्चन के कारण सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 पॉइंट ऊपर नीचे हुए, जिसे कुछ बच्चे कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाए और एडमिशन नहीं ले पाए। और इस टेस्ट में दोबारा मार्क्स करेक्ट करने के लिए सभी स्टूडेंट्स से $100,000 लिए थे। तो ये थी उस SAT क्वेश्चन की कहानी जिसे सभी 3 लाख स्टूडेंट्स ने गलत किए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये हम सभी के लिए एक रिमाइंडर है, समटाइम्स द मोस्ट ऑब्वियस आंसर इज नॉट द राइट वन। आपका क्या ख्याल है कॉइन रोटेशन पैराडॉक्स के बारे में? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस दैट एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग साइड ऑफ मैथ्स।